दोस्तों जब भी किसी पर भी कोई भी केस दर्ज होता है और केस दर्ज होने के बाद में जैसे ही आपको पता चला कि कोई चीटिंग या फॉर्जरी का केस आप पर दर्ज हुआ, आपको पहले उसमें सेक्शंस पता होने चाहिए। हालांकि पता आपको चलेगा नहीं, सिर्फ इंफॉर्मेशन आपको मिली है या नोटिस मिला है या कहीं से पता चला कि आप पर कोई मुकदमा दर्ज हो गया, तो ऐसे में पहले आप सेक्शंस को देखें। अगर वो मामला नॉर्मल 420 का है, मतलब 318 का सेक्शन 4 का अगर वो मुकदमा है तो नॉर्मल चीटिंग का मामला है। बट ऐसे मामलों में अगर पैसा ज्यादा इन्वॉल्व है तो कंप्लेनेंट हमेशा कोशिश करेगा उसमें सेक्शंस ऐड करवाएगा। क्या? फॉर्जरी के सेक्शंस, आईपीसी का सेक्शन 468, 467 और अभी बीएनएस का सेक्शन 336, 338। तो इन चीजों से बचने के लिए जैसे ही आप भागते हो एंटीसिपेटरी बेल लेने के लिए, कई बार वो मामला एंटीसिपेटरी बेल का नहीं होता, क्वेश्चन का होता है। कई बार मामला क्वेश्चन का भी नहीं, रिट का होता है। तो ये आपके वकील साहब आपके केस को पढ़कर समझकर ही आपको बता सकते हैं, सिर्फ आपके सवाल से आपको रिप्लाई नहीं मिलेगा। तो ऐसे में आपको जानना चाहिए कब हाईकोर्ट जाना चाहिए, हाईकोर्ट अगर आप जा रहे हो क्या रेमेडी लेनी चाहिए, कैसे बेल होगी, कैसे क्वैश होगा, इन सब मुद्दों पे आज हम बात करेंगे। आपको हाईकोर्ट कब जाना चाहिए, जाते हो क्या गलती नहीं करनी चाहिए, इमीडिएटली किन रेमेडीज को फॉलो करना चाहिए अगर आप बेल लेना चाहते हैं। ज्यादा कुछ जानने के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। दोस्तों आप में से कोई भी नए वकील साहब है, कोई भी लॉ स्टूडेंट है, कोई भी कानून की जानकारी ले रहा है, आपका सगा संबंधी जानकार कोई भी जेल में है या आप पर कोई केस मुकदमा दर्ज हुआ है, वीडियो बहुत काम का है, वीडियो को पूरा देखना। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को साझा करता हूं आपके साथ में, ताकि आपके साथ अगर कोई भी समस्या कभी हो तो आप उससे आसानी से निकल सकें। दोस्तों होता क्या है कि आप एंटीसिपेटरी बेल लगाना चाहते हो हाई कोर्ट में, आपका केस दर्ज हुआ है चीटिंग या फॉर्जरी के सेक्शंस में। अगर आपके ऊपर कोई भी एफआईआर दर्ज हुई है, कोई भी केस दर्ज हुआ है, जितना जल्दी हो सके अपने वकील साहब को अप्रोच करें, अपने वकील साहब से मिलें, वकील साहब से मिलें, उन्हें केस बताएं, उस केस में कैसे आपकी इन्वॉल्वमेंट है वो बताएं, उस केस की एफआईआर आपके पास है, बहुत अच्छी बात है। सिर्फ कंप्लेंट हुई है तो कंप्लेंट भी एफआईआर में दर्ज कब हो जाएगी पता नहीं चलेगा। तो आप कंप्लेंट भी हुई है तो भी वकील साहब से मिले, कोई ना कोई रेमेडी आपको जरूर मिलेगी। ऐसे में आप लेट करते हो, लेट करते ही चले जाते हो, बाद में पता चलता है कि एफआईआर तो दर्ज हुई थी, आपके पास नोटिस भी आया था, वारंट भी इशू हो गया, अब वहां पर 82 की प्रोसीडिंग शुरू हो गई, मतलब भगोड़े की प्रोसीडिंग शुरू कर दी गई कोर्ट में। बीएनएसएस में नया सेक्शन 84 बन चुका है ये। तो ऐसे में प्रोसीडिंग शुरू हो जाती है और उसके बाद आप सोचते हो अब क्या करें। अब यहां पर तो कोई भी कोर्ट आपको बेल देगा नहीं, क्योंकि जब किसी के ऊपर भगोड़े की कार्रवाई शुरू हो जाए, प्रोक्लेमेशन हो जाए, तो ऐसे में कोई भी कोर्ट आपको एंटीसिपेटरी बेल नहीं देगा। यहां पर वकील साहब की अलग अलग रेमेडीज कई बार आपके काम आती है। कई बार ऐसे में हमने 82 को रुकवाया है क्योंकि वहां पर टाइम था, समय था। कैसे 82 प्रोसेस शुरू होता है, बहुत सारी वीडियोस हमारे इसी चैनल पर अवेलेबल हैं, उन वीडियोस को आप जाके देख लेना। जब भी कोई भी केस बनता है ना, तो पहले एफआईआर के कंटेंट को देखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। कितनी ज्यादा लेट है वो एफआईआर वो देखना जरूरी होता है। कब कंप्लेंट दी गई, कब वो एफआईआर में कन्वर्ट हुई, ये देखना जरूरी होता है। उस पैसे की ट्रांजैक्शन कब हुई, किस तरह से हुई, क्या डॉक्यूमेंट का कोई फॉर्जरी हुआ, इसको देखना जरूरी होता है। कई बार खामा खामे फॉर्जरी के सेक्शंस को ऐड कराया जाता है सिर्फ इसलिए कि आपको नोटिस ना मिले और सीधा पुलिस उठाकर आपको जेल में डाल दे। यहां पर पुलिस की जो पावर है उसका मिसयूज साफ देखने को भी मिलता है। ऐसे में केस की सीरियसनेस को देखते हुए जज साहब आपकी बेल को डिसमिस मारते हैं। हालांकि ऐसा कई बार बोला गया कि सीरियसनेस को देखते हुए सिर्फ ये अकेला ग्राउंड नहीं होना चाहिए बेल को डिसमिस मारने का। कई बार पैसे की रिकवरी को देखते हुए भी बेल को डिसमिस मारा जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार बोला कि आप पैसे की रिकवरी कराने के लिए नहीं हो, यहां पर हमें केस को डिसाइड करना है कि केस में बेल दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए। अगर आप सेशंस कोर्ट में हो डिस्क्रिशन पावर होती है जज साहब की, हाई कोर्ट में हो इनहेरेंट पावर है जज साहब की, वो डिपेंड करता है केस टू केस। हमेशा जब भी केस मुकदमा आप पर दर्ज हो, केस को पूरा लड़ें। सेशंस कोर्ट जाओ, हाई कोर्ट जाओ, सुप्रीम कोर्ट भी जाओ, अगर एंटीसिपेटरी बेल लेनी है। जो भी ग्राउंड्स है ग्राउंड्स को बनाओ, ये काम वकील साहब का है, ये काम आपका नहीं है। आप अपने फैक्ट को बता दो। अगर आपके पूरे फैक्ट केस के बारे में पता है वकील साहब को, एफआईआर को अच्छे से पढ़ा है, कंप्लेंट को पढ़ा है, आपको वो निकाल लाएंगे। पर दोस्तों मैं आपको बताऊं, किताब की दुनिया थोड़ी अलग है, जो बताया जाता है वो अलग है, कोर्ट में खड़े होते हैं बिल्कुल अलग है। बहुत बार हमें लगता है कि कोर्ट में खड़े होकर जब एंटीसिपेटरी बेल पर आर्ग्यू चल रहा होता है कि हमारी तरफ ही केस है, जज साहब इंक्लाइन हो चुके हैं, हमें बेल पक्का मिलेगी या फिर हमें कोई ना कोई रेमेडी पक्का मिलेगी, रिलीफ पक्का मिलेगा। बाद में पता चलता है कि बेल डिसमिस कर दी गई जब उस ऑर्डर को रिजर्व किया जाता है। जैसे ही ऑर्डर को रिजर्व किया गया, क्योंकि देखो जब आप बेल लेने गए हो ना, वैसे तो आर्ग्यूमेंट में ही पता चल जाता है बेल आपको मिल रही है कि नहीं मिल रही है। अगर आपकी बेल को डिसमिस किया जा रहा है, आपको लगता है कि बेल को विड्रॉ करके दोबारा लगाऊंगा बेल हो जाएगी, तो बेल को विड्रॉ कर लो। वैसे बेल को विड्रॉ आसानी से करना नहीं चाहिए इजीली, आपको हर केस में ऐसा नहीं होना चाहिए। बेल को डिसाइड कराओ ताकि ऊपर जा सको, बेल को हमेशा डिसाइड कराओ ताकि ऊपर सुप्रीम कोर्ट तक आप जा सको अगर हाई कोर्ट से बेल आपकी डिसमिस हो रही है। अगर बेल को
पेंडिंग रखा जा रहा है। तो ये पता होना चाहिए बेल मेरी डिसमिस होगी या नहीं होगी, वो आपको पता नहीं होता। आपको लगता है बेल पक्का डिसमिस होगी तो वहां टाइम मांग लो कि सरेंडर करना चाहता हूं, नहीं पता ना कि रिजर्व 4 दिन 5 दिन 6 दिन 10 दिन 20 दिन हो सकता है। तो ऐसे में आपका काम अटक जाएगा। तो ऐसे में केस बहुत ज्यादा सीरियस बन जाता है दोस्तों। होता क्या है दोस्तों, कुछ लाइनों के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा। जैसे कि बोलते हैं कि कानून कुआं एक है, पानी भरे अनेक, और भांडे में ही भेद है, पानी सब में एक। मतलब कि कानून एक ही है, मतलब कानून एक है, सब लोग जाते किताबों को पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद में भांडे में ही भेद है। मतलब कि जितने हम वकील लोग हैं, जितने भी हम लोग हैं, उन सब में अलग अलग भेद है। किसी ने कम पढ़ा, किसी ने ज्यादा पढ़ा, किसी कम एक्सपीरियंस, किसी का ज्यादा एक्सपीरियंस, कोई कॉन्फिडेंटली केस को प्रेजेंट करता है, किसी कॉन्फिडेंस कम होता है। ये सब कुछ देखा जाता है और उसके बाद कोर्ट में केस प्रेजेंट होता है। क्योंकि कानून का जो ज्ञान है वो सबको बराबर बटा हुआ है, कितना आपने लिया ये सब उस पर मैटर करता है दोस्तों। होता क्या है कि एंटीसिपेटरी बेल लेना किसी भी वकील साहब के लिए इतना आसान नहीं होता, बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होता है। चैलेंज के साथ ही कोर्ट में इसको प्रेजेंट करना होता है, इतना आसान बिल्कुल नहीं एंटीसिपेटरी बेल को लेना। सेशंस कोर्ट में जब आपने बेल लगाई, ये आधार वहीं से बनता है, वहीं से बनेगा, वहीं से एफआईआर को कैसे आपने प्रेजेंट किया, कैसे आपने पिटीशन ड्राफ्ट करके कोर्ट में लगाई, क्या रिप्लाई आईओ का आया, कैसे वहां बहस हुई, क्या ऑर्डर बना, मेन रूपरेखा वहीं से बनेगी। अगर आपने पिटीशन नहीं पढ़ी और जाके साइन मार दिया, आपको पता ही नहीं मेरे केस में क्या है, तो उस केस में एंटीसिपेटरी बेल लेना मुश्किल है, आप इजीली बचोगे नहीं। इन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। हाई कोर्ट जा रहे हो तो भी पिटीशन को पढ़ो, वकील साहब को बोलो जी पिटीशन भेज दो, मुझे पढ़नी है। पिटीशन को अच्छे से पढ़ो, केस को समझो, आप ही को पता है आपका केस क्या है। वकील साहब तो प्रेजेंट करेंगे, वकील साहब कितना ही अच्छे से केस को पढ़ लें, वो कानूनी तरीके से कोर्ट में प्रेजेंट तो कर सकते हैं, बट फैक्ट सिर्फ आपको पता है। इस बात का ध्यान जरूर रखना दोस्तों। कोई भी किसी तरह के सवाल है, कुछ भी आप जानना चाहते हो, कुछ भी आप पूछना चाहते हो, नीचे कमेंट बॉक्स में सवालों को पूछे, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। हो सकता है हमारे किसी रिप्लाई से आपकी कोई मदद हो सके। अच्छा लगा हो आज का वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस दोस्तों आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।